आज वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं हैदराबाद विश्वविद्यालय तेलंगाना के सेवानिवृत्त आचार्य प्रोफेसर शशि मुदिराज जी। वे पिछले 2 दिन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज आपका विषय है अभिमन्यु अनंत का कथा साहित्य, कथा, लोक, इतिहास, चेतना और समकालीन संघर्ष। मैम, आपसे अनुरोध है कि आप अपना विचार हमारे साथ साझा करें। इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय उज्ज्वल कुमार जी, मेरे सहवक्ता भाई राकेश जी, सामने बैठे हुए मेरे आत्मीय गण, समधर्मी अध्यापक गण और हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। जब गिरमिटिया और आदिवासी साहित्य पर इस सेमिनार के होने का पता चला तो मैंने सिंधु जी से कहा कि वैसे घूमने को तो मैंने यूरोप के कुछ देश देखे हैं, ज़्यादा मेरा अनुभव नहीं है और एक संयोग की बात है कि पास होते हुए भी मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी तो खैर बहुत दूर है, सूरीनाम, मैंने इन सब के बारे में पढ़ा, साहित्य भी थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन मैं कभी किसी देश में नहीं गई। तो अब जब गिरमिटिया की मैंने कहा कि ठीक है, गिरमिटिया पे मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, ख़ास तौर पे अभिमन्यु अनंत, जिनका पहला उपन्यास अपनी ही तलाश में था। उनका एक उपन्यास जो लाल पसीना नाम से 1977 में छपा, उसने सारे भारतीय जगत, हिंदी जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा। वे उसमें समादृत हुए। लाल पसीना की चर्चा कल हमारी छात्रा बच्ची काव्या ने भी किया था और आगे भी लाल पसीना पर बातचीत होगी। लोग अभिमन्यु अनंत को लाल पसीना के माध्यम से ही जानते हैं ज़्यादातर, लेकिन अभिमन्यु अनंत की जीवन यात्रा तो 1937 में जन्म से लेकर 2018 में निधन तक जीवन यात्रा लगभग 81-83 वर्षों की रही। रचना यात्रा भी काफ़ी लंबी रही उनकी और बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी कहानियाँ। वे पत्रकार थे और पत्रकार के रूप में निरंतर वर्तमान से वे जुड़ते रहे, लेकिन इतिहास बराबर उनका पीछा करता रहा और वे इतिहास का पीछा करते रहे। तो उनकी जो इतिहास चेतना है वह उनके वर्तमान का प्रेरक भी है, संचालक भी है, लेकिन उनको आगे बढ़ाना है। इन्हें अगर हम कहें कि इतिहास प्रवाहमान समय है, इतिहास बीता हुआ समय है, इतिहास बीतता समय है और इतिहास बीतने वाला भी समय है। तो जब यह इतिहास विशेषकर, इसलिए मैंने अपना आलेख जो मैंने सिंधु जी को दिया है, मैंने अपने आलेख का शीर्षक रखा है अभिमन्यु अनंत का कथालोक, इतिहास, चेतना और समकालिक संघर्ष। तो कहीं तो टिकना है, तो इस पर मैं थोड़ा सा एकाग्र होंगी उनके कथालोक पर। तो इतिहास की बात जब आती है तो मैं एक अपना अनुभव बताना चाहूँगी। सभी लोग जानते हैं कि पोलैंड और जर्मनी की सीमा पर स्थित ऑश्विट्ज नामक जगह है और वहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप्स, जिसमें यहूदियों को अमानवीय यातना, काल्पनिक यातना देकर मारा गया। क्या कसूर था उनका? उनका कसूर सिर्फ ये था कि जर्मनी के नाज़ीवादी चिंतन में, नस्लवादी चिंतन में उनके लिए घृणा थी। और तो वो तो एक इतिहास में उदाहरण है। और वहाँ पर वो एक टूरिस्ट प्लेस है, लोग जाते हैं, देखते हैं, लेकिन
जब लोग उसको देखने के लिए वहाँ प्रवेश करते हैं और जब वहाँ से निकलते हैं तब वो नहीं रहते जो प्रवेश करते समय थे। उनके भीतर बहुत कुछ टूट जाता है, बदल जाता है। कहा गया तो वहीं प्रवेश द्वार पर जॉर्ज सायांग की एक पंक्ति मुद्रित है। उसमें लिखा है कि दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डूम्ड टू गो थ्रू इट अगेन। जो इतिहास से सबक नहीं लेते वे इतिहास से दोबारा गुजरने के लिए अभिशप्त हैं। मैंने पोलैंड के लोगों से पूछा, ये इतना यंत्रणादायक आपने ये स्मारक क्यों बनाए रखा? तो उन लोगों ने कहा कि सिर्फ इसलिए बनाए रखा कि आगे कोई ऐसा ना करे। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा लोग कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। कई ऐसे देश हैं, कल बात हो रही थी भारतीयता की, राष्ट्रीयता के संदर्भ में, तो मुझे याद आ रहा था तिब्बत। तो जो शक्तिशाली देश हैं, तो तिब्बत के समय में तो एक विशेषण उसका यही है जब राष्ट्रीयता की, राज्य विहीन राष्ट्र तिब्बत। और ऐसे कई देश हैं जो औपनिवेशिक काल में यातना से गुजरते रहे और अब भी उपनिवेशोत्तर काल में अलग तरह की। तो लगता है यही सही है कि मानवता का इतिहास दो वर्गों के बीच का इतिहास है, शोषक और शोषित। शोषण करने का बहाना चाहिए, शक्तिशाली हैं विजयी बने और उस शक्ति का प्रदर्शन बजाय करुणा के, करुणा इत्यादि। कल परसों बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई जिसमें ये कहा गया कि अगर हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं तो हमें करुणा होनी चाहिए। हमारे पास अगर करुणा नहीं है तो हम मनुष्य के होने का दावा कैसे करें? और नितांत यानी करुणा भी जहाँ पहुँचने का साहस नहीं करती, ऐसे अनुभवों से आज कई देश, तो ऐसे में जो लगातार एक पूरे का पूरा देश, एक पूरे का पूरा समाज जिस यातना से गुजर रहा था, गिरमिटिया के अंतर्गत। गिरमिटिया क्या है, कल भाई मंजुनाथ जी ने बताया कि वो एग्रीमेंट के तहत जाते थे, लेकिन गिरमिटिया अभिमन्यु अनंत जो गिरमिटिया परिवार से थे, उनका कहना है कि उन्होंने अपना बचपन अपने दादा दादी, नाना नानी की संघर्ष कथाओं को सुनते हुए सर्दी की रातों में मॉरिशस, जैसा कि पढ़ रहे हैं अभिमन्यु अनंत के कथाओं लोक में ही मैंने मॉरिशस को जाना, तो वहाँ भयानक तूफान आते हैं, झंझावात आते हैं। और ऐसा एक बार तो ऐसा तूफान आया जिसमें अभिमन्यु अनंत जी का खुद का घर पूरा नष्ट हो गया और उनके पहले लिखी हुई रचनाओं की सारी पांडुलिपियाँ ख़त्म हो गईं। गरीब लोगों के घर बांस और फूस के छाजन से बने हुए रहते हैं। और हमारे बच्चे जानते हैं कि गन्ना वहाँ की प्रमुख पैदावार है, तो गन्ने का उत्पादन और उसके माध्यम से शक्कर के कारखाने और उनके माध्यम से होने वाला शोषण, ये अधिकतर मॉरिशस। तो अभिमन्यु अनंत की बात यह है, जैसे मैंने आपको बताया, कि वे निरंतर सक्रिय रहे। पत्रकार के रूप में बसंत नामक पत्रिका का संपादन वो करते रहे और बसंत में उन्होंने न केवल अपने समकालीन समय पर टिप्पणियाँ लिखी, जिन टिप्पणियों के कारण उनको कई बार राजसत्ता के कोप का शिकार होना पड़ा, और उसके साथ उन्होंने बसंत में नए युवा लेखकों की रचनाओं को छापा और कोशिश की कि नए लेखकों की एक पूरी पीढ़ी अपने पीछे, एक सेकंड रैंक, थर्ड रैंक लेखकों की वो तैयार करें। ऐसी उदारता अनंत जी में थी।
तो जब बात आती है कि उनसे जब पूछा गया कि आप को लेखक बनाने में मॉरिशस, जो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, और बताया गया कि मार्क ट्वेन एक बार वहाँ गया था और मार्क ट्वेन ने वे मॉरिशस की प्राकृतिक सुंदरता से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने लिखा कि भगवान ने पहले मॉरिशस बनाया होगा, फिर उसकी प्रतिकृति में उन्होंने स्वर्ग बनाया होगा, इतना सुंदर। तो अभिमन्यु अनंत जी से बात करते हुए पहला सवाल उनसे लोगों ने पूछा कि आपको लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? क्या मॉरिशस के प्राकृतिक सौंदर्य ने प्रेरित किया? तो उन्होंने कहा नहीं, मॉरिशस के प्राकृतिक सौंदर्य ने नहीं, बल्कि यहाँ के तूफानों ने और इन तूफानों से जूझते हुए मनुष्य की जिजीविषा ने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया। मैं उन्हीं की कथा लिखता हूँ। और इसीलिए अभिमन्यु अनंत के वे बार बार कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि यहाँ उनके दादा दादी और नाना नानी बिहार से, कल बातचीत हो रही थी, भोजपुरी की एक पंक्ति भी सुनाई गई, और भोजपुरी जो भाषा है उसको वहाँ जीवित रखने में, उस संस्कृति को जीवित रखने में बिहार से जो मज़दूरों के दल वहाँ गए। दो तरह से ये दल वहाँ पहुँचे। एक तो ब्रिटिश लोगों को ज़रूरी था, जैसे नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था, उसी तरह से मज़दूरों को मॉरिशस भेजा गया गन्ने की खेती करने के लिए, व्यावसायिकता के लिए। तो औद्योगिकरण का, औपनिवेशीकरण का प्रथम समय था वो, उसमें ऐसा अत्याचार हुआ और भयानक बीमारियों से जूझते हुए ये मज़दूर वहाँ गए और वहाँ उनको कोड़ों की मार से, चाबुकों की मार से, अनेक प्रकार की यंत्रणाएँ देके, जिनकी कुछ बात कल हमारी कोचिन की छात्रा काव्या ने बताई कि अनेक तरह की यातनाएँ देकर उनसे काम करवाया जाता था। लेकिन अभिमन्यु अनंत कहते हैं कि मैं अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि भारत के सबसे गरीब प्रदेश के लोग, मेरे पुरखा, यहाँ आए और उन्होंने इस धरती को स्वर्ग बनाया। और इसके साथ मैं फिर, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ अभिमन्यु अनंत की इतिहास चेतना और वर्तमान संघर्ष, इसके साथ अभिमन्यु अनंत आगे एक बात और कहते हैं कि मुझे डर है कि ये जो अति औद्योगिकरण हो रहा है, पूंजीवाद का आक्रमण, इसके कारण मुझे डर है कि कहीं मॉरिशस फिर से उसी बंजर धरती में, अनुपजाऊ धरती में ना बदल जाए। मुझे इस बात का भय है। लेकिन वे अपने पुरखों पर गर्व करते हैं और यहाँ तक कि वे बताते हैं कि खेतों में जब वो घूमते थे तो एक एक पत्थर को देखते थे और उनको उसके नीचे, उसकी जड़ में अपने पुरखों का रक्त और पसीना, वही लाल पसीना, वही चीज़ है, पसीना बहता हुआ नज़र आता था। उन्होंने ये भी बताया कि उनका परिवार, उन्होंने स्वयं उस शोषण को नहीं देखा, लेकिन उस शोषण के शिकार परिवार में जन्म लेने के कारण जो बाद में गरीबी उनको भोगनी पड़ी, और उस गरीबी के कारण उन्होंने अपने परिवार के इतिहास पर ध्यान दिया। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अनंत जी पहले चित्रकार थे। रंग और तुलिका और कैनवस उनके उपकरण थे। वे चित्र बनाते थे। चित्र बनाते बनाते उन्होंने फिर चित्र बनाना छोड़ दिया और वे उपन्यास लेखन, कथा लेखन की ओर मुड़ गए। इन्हें चित्र से शब्द की ओर वो आए। तो वो ऐसे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका कारण उन्होंने बताया है कि उन्होंने ये सोचा कि एक तो चित्रों में अपने को व्यक्त करने की एक सीमा होती है,
और दूसरी उन्होंने कहा कि वे चित्र बनाते थे और एक बार जो जैसे चित्रों में वे बहुत ही उदास रंगों का प्रयोग करते थे। चित्रों में दर्द को हम कैसे व्यक्त करते हैं, उदास रंगों से। तो उदास रंगों से वे अपने को व्यक्त करते थे और उनके चित्रों की प्रदर्शनी भी हुई और उनसे भारत के उस समय के उच्चायुक्त ने कहा कि आपको हम शांति निकेतन में फेलोशिप देंगे, वहाँ भेजेंगे। लेकिन जैसा कि हम भारतीय ब्यूरोक्रेसी की आदत है कि वादा करते हैं और भूल जाते हैं, तो भूल गए और आनंद जी को किसी तरह का कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। दूसरे उनको एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि कला और ख़ास तौर पे चित्रकला आजकल सबसे ज़्यादा बिकाऊ हो गई है, वो महलों में पोजीशन बनकर। यानी हालत ये है ना कि पिकासो का बनाया हुआ चित्र हमने खरीदा, अपने घर में लगाया। पिकासो की हिम्मत नहीं है वो कहे कि चित्र मेरा है, क्योंकि मैं कहूँगी चित्र मेरा है, मैंने पैसा दे के खरीदा है। तो ये जो अंतर आया है, तो आनंद जी को लगा कि नहीं, वे शब्दों में चले गए और उन्होंने अपना पहला उपन्यास अपनी ही तलाश में लिखा। लाल पसीना से उनको बहुत ज़्यादा हिंदी प्रदेश में स्वागत हुआ। लेकिन कल एक जो बात और आ रही थी, भाई मंजूनाथ जी ने ये बात कही थी कि गिरमिटिया साहित्य, और आगे दिव्या जी बात करेंगी इस पे, कि प्रवासी लोगों के साहित्य को क्यों हिंदी के मुख्य धारा में वैसा अपनत्व और वैसा स्वीकार नहीं मिलता जैसे हिंदी के लेखकों का मिलता है। तो ये बात रही और आनंद जी को लेकिन हिंदी लेखकों का स्वीकार मिला और यहाँ तक कि उनको मॉरिशस का प्रेमचंद कहा गया, क्योंकि प्रेमचंद की जो सारी रचनात्मक प्रवृत्तियाँ थीं वही। तो आनंद जी का लगाव उसमें रहा। लेकिन मैं थोड़ा सा लाल पसीना पर मैं नहीं टिकूंगी, क्योंकि लाल पसीना पर ज़्यादा बातचीत आगे भी होती रही है। दो और उपन्यासों को मैं लाल पसीना के साथ एक क्रम में रखना चाहूँ। लाल पसीना 1977 में लिखी गई और उसके बाद उन्होंने एक उपन्यास उनका है पर पगडंडी नहीं मरती 1983 में, और हम प्रवासी ये 2004 में। कई उपन्यास हैं, लेकिन मैं कथानक की दृष्टि से तीन को एक क्रम में रख रही हूँ। लाल पसीना, वैसे लाल पसीना एक ट्रायलॉग वो लिखने वाले थे, एक त्रयी, और लाल पसीना में उन्होंने 2000 तक लाकर समाप्त किया है कहानी को। उसके बाद 2001 में गांधी जी वहाँ गए थे। उसके बाद की कथा वो उन्होंने लिखी गांधी जी बोले थे नाम से, जिसमें 2001 से 2022 तक की कहानी है। और लाल पसीना से पहले उसका पहला भाग, लाल पसीना उनकी त्रयी का दूसरा भाग है, तीसरा भाग है गांधी जी बोले थे। पहला भाग वो लिखना चाहते थे, वो भारत आकर बिहार में शोध कार्य करके अपने पूर्वजों के जन्म स्थान का पता ठिकाना सब करके सामग्री संकलन करके वो उपन्यास का पहला भाग लिखना चाहते थे। कई कारणों से वो काम नहीं हो पाया। खैर, उन्होंने बाद में दूसरे, तो हमने जो चुना है वो पगडंडी नहीं मरती। और तो ये कथानक की दृष्टि से। पर पगडंडी नहीं मरती में जो कहानी है वो मॉरिशस गए, क्योंकि मॉरिशस, अभिमन्यु अनंत के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, वो कहते हैं कि मैं अपने को दो देशों की उपज मानता हूँ। जन्म से मैं मॉरिशसीय हूँ, लेकिन मुझे साहित्य की प्रेरणा भारत से मिली, तो मैं मॉरिशस और भारत दोनों का मैं नागरिक हूँ, वो अपने आप को मानते हैं। तो वहाँ जो पर पगडंडी नहीं मरती उपन्यास है वो 1983 में लिखा गया। वो स्वतंत्र मॉरिशस है, लेकिन स्वतंत्र मॉरिशस में जो उसका नायक है वह मॉरिशस का निवासी है, इजिप्ट गया है, मिस्र, 3 साल के लिए श्रम करके, मजदूरी करके, अपने लिए कुछ कमा कर। यानी यूँ समझिए कि स्वतंत्रता के बाद भी जैसा हमारे देश का हाल है
वही हाल वहीं हुआ कि गरीबी नहीं गई, मजदूर जहाँ का था वहीं रहा। तो स्वतंत्रता के बाद भी यह स्थिति, तो वो व्यक्ति जाता है, ये कहानी शुरू होती है कि वो व्यक्ति इजिप्ट गया है, 3 साल वहाँ उसने मजदूरी की, लौट रहा है और लौट रहा है एक उसके यहाँ घर पर वो अपने माँ बाप और बहन, एक भाई का परिवार छोड़ के गया है और एक प्रेमिका का नाम पूनम। पूनम हम लोग कहते हैं, मॉरिशसीय हिंदी में अभिमन्यु जी ने पूनिम लिखा है। मैं एक बात और बता दूं कि मॉरिशस की भाषाएं फ्रेंच, क्रियोल, अंग्रेज़ी, हिंदी और भोजपुरी, लेकिन अनंत जी ने हिंदी में लिखना स्वीकार किया, हालांकि फ्रेंच और अंग्रेज़ी। और वो ये भी कहते हैं कि जो लोग फ्रेंच और अंग्रेज़ी लिखते हैं, जैसे कल भी हमारे यहाँ बात हुई थी कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ी में लिखने वाले लोग पूरे विश्व में पहुँच जाते हैं कहाँ कहाँ, लेकिन वही हिंदी में लिखने वाली एक से एक रचनाएं अनुवाद की मोहताज बनी रहती हैं। उसी तरह से फ्रेंच में लिखने वाले और अंग्रेज़ी में लिखने वाले मॉरिशस के लेखकों को बहुत सम्मान, बहुत पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन हिंदी में लिखने वालों को वहाँ के हिंदी अध्यापक भी पढ़ना स्वीकार नहीं करते। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ भारत का हिंदी जगत उनको समुचित आदर और पहचान देता है, ये बात है। तो पर पगडंडी नहीं मरती का जो नायक है वो मॉरिशस का युवक है और उसकी प्रेमिका पूनिम, उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु का समाचार पाके वो लौटता है। उसका सपना है कि उसका जो बांस और टीन के का जो घर है उसको पक्का घर बनाए, और वो आता है। पहले तो अपने प्रेमिका के मृत्यु के कारणों की पड़ताल करता है। उसको पता लगता है कि जो शक्कर कोठी के मालिक हैं, देखिए वहाँ भी शोषण और मालिक मजदूर का संबंध ख़त्म नहीं हुआ, स्वतंत्र मॉरिशस में ख़त्म नहीं हुआ। और मालिक जो है वो उनके गाड़ी के नीचे आकर उस लड़की प्रेमिका पूनिम की मृत्यु हुई। और मृत्यु होने में दूसरा बड़ा कारण यह है कि उस दिन सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल थी। ये लड़की बचाई जा सकती थी अगर समय पर उसको इलाज मिलता। तो हत्यारा कौन है, सवाल ये है। खैर, ये लड़का जो आता है वहाँ से, यह बराबर इस बेचैनी में रहता है। विक्रम उसका नाम है। इस उपन्यास के 3 भाग हैं। पगडंडी नहीं मरती, इसके 3 भाग हैं। पहले भाग में विक्रम अपनी प्रेमिका की यादों में डूबा रहता है और संघर्ष करता है कि यहाँ अपना मकान बनाए, पक्का मकान बनाए। दूसरे भाग में उसके जीवन में एक और लड़की आती है, ये महत्वपूर्ण है, अंजू नाम की लड़की। वो धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनाने लगती है। तीसरे भाग तक आते आते विक्रम एक दुर्घटना में, वो टैक्सी चलाता है, एक दुर्घटना में अपना एक हाथ और एक पाँव गंवा बैठता है। मतलब वो विकलांग हो गया है। उसका घर अध बना है, लेकिन उसकी जो प्रेमिका है, मैं बहुत विस्तार से कहानियाँ नहीं सुना रही हूँ, पढ़ सकते हैं हम लोग। उसकी जो प्रेमिका है अंजू, वो उसके सामने खड़ी होती है, उसका सहारा बनकर कि वह उसके सपने को पूरा करेगी। और जो आज़ादी की आवाज़ है, आज़ादी शोषण के विरुद्ध जो आवाज़ है। कल चुनाव की बात हो रही थी। चुनाव को हमारी जनता ने मतदान के जरिए, हमारे देश में जनतंत्र जो बचा हुआ है वो चुनावी जनतंत्र है, और हमारी जनता के कारण, मतदान के कारण। अभिमन्यु अनंत ने एक उपन्यास पूरा लिखा, उसका शीर्षक है चुन चुन चुनाव। तो चुन चुन चुनाव में होने वाली सारी गड़बड़ियों और सब की चर्चा उन्होंने की है। और इसके बाद इसी क्रम में मैं एक और उपन्यास की चर्चा करना चाहूँगी। 2004 में प्रकाशित हुआ वो उपन्यास हम प्रवासी। और हम प्रवासी में अभी भी यहाँ से मॉरिशस जाने वालों का सिलसिला नहीं टूटा है, क्योंकि बेहतर ज़िंदगी की तलाश में यहाँ ख़ास तौर पे बिहार, उत्तर प्रदेश के गाँवों से अब भी लोग जा रहे हैं। इन्हें 2004 में लिखे गए उपन्यास में बताया। महावीर और चंपा
अनपढ़ दंपति हैं, जहाज़ पर सवार हैं। उनके खेत सूख गए हैं, सूखे हुए खेतों से बालियां लेकर वो बालियों के दानों से वो दिन गिनते हैं, क्योंकि उनको बताया गया कि जहाज़ 30 दिन में पहुंचेगा। तो एक डब्बे से बाली गिन के एक एक दिन की एक एक बाली गिनकर वो हिसाब रखते हैं कि कितने दिन हुए। और जहाज़ में फिर बीमारियां होती हैं, बीच में लोग हैजा से मरते हैं, उन लाशों को समुद्र में फेंक दिया जाता है। लेकिन जहाज़ में कौन है इसको देखिए, छोटा भारत है। जहाज़ में तमिलनाडु से आए हुए सीता माँ और आया स्वामी हैं। ये सारे प्रोनाउंसिएशन महर्षि से ये हिंदी के हैं, वरना हम लोग सीतम्मा और आया स्वामी कहते। तो सीता माँ और आया स्वामी हैं। जहाज़ में राजू है, जिसकी प्रेमिका पहले ही मॉरिशस पहुंच चुकी है, वो उसकी तलाश में निकला है। इस तरह जहाज़ का एक पूरा समूह। और ये सारे उपन्यास, समझिए कि उपन्यास, वैसे भी उपन्यास मनोरंजन के लिए नहीं पढ़े जाते हैं आजकल। कोई हिम्मत भी नहीं करेगा कहने का कि मैंने मनोरंजन के लिए पढ़ा। इसके बावजूद एक तरह का आनंद तो हमको मिलता है रचना पढ़ने से। लेकिन यह जो है, ये एक तरह का विरेचन है। असह्य दुख, असह्य यातना, अमानवीय यंत्रणा और इन सब से गुजरते हुए लोग मनुष्य को पशुओं से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता हुआ तंत्र, ये सब अभिमन्यु अनंत के उपन्यासों का कथ्य है, उनकी कहानियों का कथ्य है, उनकी कविताओं का कथ्य है। कविताओं में भी कल परसों कोई बात हो रही थी, प्रेम कविता, प्रकृति कविता लिखने की। अभिमन्यु अनंत ने ना प्रकृति की कविता लिखी, ना प्रेम की कविता लिखी। उन्होंने जो कविता लिखी उसका एक नमूना है कि देने वाले ने मुझे पेट क्यों दिया, पेट दिया तो भूखा पेट क्यों दिया, और भूखा पेट दिया तो घुटने क्यों दिए, और फैलाने के लिए हाथ क्यों दिए। तो ये मनुष्य देह का जो ये पूरा प्रतीकात्मक वर्णन है, वह मनुष्य की यातना और उसके अपनी ही नज़र में नीचे गिर जाने की जो प्रक्रिया है। और अभिमन्यु अनंत का ये कहना है, बहुत बहुत सार्थक उनका कथन है। वो कहते हैं, इतिहास क्या है? इतिहास बड़े लोगों का उपन्यास है। मैंने आज तक इतिहास की इतनी अच्छी परिभाषा नहीं पढ़ी। इतिहास और उपन्यास में फ़र्क करते हुए अनंत जी कहते हैं, इतिहास बड़े लोगों का उपन्यास है और उपन्यास छोटे लोगों का इतिहास है। कि कितना बड़ा सत्य उन्होंने इस एक कथन में। बड़े लोगों का इतिहास तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा था कि राजाओं के उत्थान पतन की कहानी इतिहास। सभी लोगों ने कहा कि इतिहास केवल राजवंशों का होता है, बड़े लोगों का होता है, विजेताओं का होता है। वो गुमनाम जो सारे के सारे इतिहास बनाने वाले हैं, कहाँ हैं? उनका नाम इतिहास में अभी राकेश जी हैं, जिनकी रचना का नाम है जो इतिहास में नहीं है। तो रचनाकार उस बात को कैसे देखता है? तो इतिहास बड़े लोगों का उपन्यास है और उपन्यास छोटे लोगों का इतिहास है। तो इस दृष्टि से हम अनंत जी की रचनाओं को इसी दृष्टि से पढ़ें कि छोटे लोगों का इतिहास पूरे का पूरा। और मैंने फिर आगे बताया कि हम प्रवासी में भी यही है, ये सारे के सारे लेकिन अपने मन से जाना है, ये गिरमिटिया नहीं है। वहाँ ज़्यादा कमाने का लोगों ने कहा है, दलालों ने पैसा लिया है, पहुँचा रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर वो डॉक्टर, कल भी बात हुई थी, पूरा डॉक्टरी में उनका चेकिंग होती है, परीक्षण होता है, कैसे कैसे उनको सताया जाता है। खैर कुल मिलाकर, और मॉरिशस द्वीप पर कुछ लोग हैं जो भारत लौटना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ का यथार्थ वो देख चुके हैं। सब छोटे लोगों की बात कर रही हूँ मैं, किसी बड़े लोग की नहीं। तो यहाँ के लोग वहाँ जाना चाहते हैं एंड यहाँ के लोग यहाँ आना चाहते हैं। ये जो हम प्रवासी, तो गिरमिटिया से प्रवास, तो प्रवास इनका स्वैच्छिक है। और मॉरिशस को वो कहते हैं मारीच द्वीप,
एक स्वर्ण मृग की लालसा इन लोगों को दौड़ाए जा रही है कि कुछ मिलेगा, कुछ तो बेहतर मिलेगा। और इसके साथ मैं अपनी बात को संक्षेप करते हुए, मुझे मालूम नहीं है कि कितना समय मैंने लिया है, लेकिन मैंने ये जो आलेख दिया है बाद में प्रकाशित होगा, तो इसमें मैंने छोटे छोटे जो शीर्षक बनाए, उसमें मैंने पहला शीर्षक बनाया था इतिहास का वर्तमान, दूसरा बनाया संघर्ष और स्वप्न, तीसरा बनाया यथार्थ और कला, और उसके बाद में ये मेरा समय। तो मैं आपको एक दो बातें मैं कहना चाहूँगी, यथार्थ और कला पर बात, और इसके बाद मैं अभिमन्यु अनंत की कुछ कहानियों पर बात करना चाहूँगी। तो अभिमन्यु अनंत ने निर्मल वर्मा की एक टिप्पणी है, कला हमेशा वर्तमान में रहती है। तो अनंत जी से पूछा गया कि आपका क्या कहना है इस पर, कला हमेशा वर्तमान में रहती है। अनंत जी ने कहा कि बेशक बेशक कला हमेशा वर्तमान में रहती है, लेकिन यह वर्तमान जीवन का वर्तमान होगा। जीवन निरपेक्ष, ना अतीत होगा, ना भविष्य होगा, ना वर्तमान होगा। तो वो इतना बात। तो दूसरी बात यह है कि चूंकि अनंत जी चित्रकार भी रह चुके, तो चित्रों की जो भाषा है, जो प्रतीकात्मकता है, जो उसका रंग संयोजन है, ये सारी चीज़ें उनके शब्द चित्रों में, और आप उनकी कहानियाँ पढ़िए, उनके उपन्यास आप पढ़िए, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ज़्यादा नैरेशन वो नहीं करते हैं, लंबे लंबे वर्णन नहीं। उनको भले ही यहाँ का मॉरिशस का प्रेमचंद कहा गया होगा, लेकिन शिल्प के मामले में प्रेमचंद से अलग है, बहुत बहुत ज़्यादा अलग हैं। वे लंबे वर्णन नहीं करते हैं, वे संवाद उनके बड़े प्रभावशाली होते हैं, बिंब देते हैं, चित्र देते हैं, संवादों की भाषा में बात करते हैं। और उनकी कहानियों में ख़ास तौर पे मैं 2-3 कहानियों का जिक्र करके उनका दृष्टिकोण, क्योंकि लोग पूछेंगे कि भाई स्त्री के बारे में उनका क्या ख्याल है, स्त्री को लेकर इन्हें अभिमन्यु अनंत ने ऐसे ऐसे पात्रों को लेकर उपन्यास भी रचे हैं और कहानियाँ भी रची हैं वेश्याओं को। क्योंकि मॉरिशस में एक नया क्रम, वे सीधे कहते हैं कि मॉरिशस और भारत के जो समस्याएं हैं वो अलग अलग हैं, एक है, एक जैसी हैं कुछ, लेकिन कुछ अलग हैं। जैसे दहेज प्रथा वहाँ नहीं है, लेकिन एक बड़ा जो हमारे यहाँ भी ख़ास तौर पे कुछ वर्गों में चल रहा है कि विदेशों से लोग आते हैं, यहाँ की लड़कियों से ब्याह करते हैं, उनको ले जाते हैं और अपने देश में उनको वेश्या बना देते हैं। तो अभिमन्यु अनंत का एक कहानी संग्रह है, कहानी है बवंडर, बाहर और भीतर। तो उसमें एक ऐसा पिता है, और साफ जाहिर है उनकी कहानियों के अधिकांश पात्र समुद्र के किनारे मछुआरे हैं, समुद्र की लहरें हैं, झंझावात हैं, ये सारा उनके कहानियों में है। तो बवंडर, बाहर और भीतर। तो बवंडर में नाव खेते हुए एक पिता, क्योंकि उसकी बेटी उसके लाख कहने पे भी उसकी बात मानी नहीं, उसकी पत्नी मरते समय कह गई थी कि बेटी को डॉक्टर बनाना है, बेटी डॉक्टर कुछ नहीं, बीच के प्रलोभनों से हटकर बेटी ने एक फ्रेंच युवक से शादी की, वहाँ गई और वहाँ उस युवक ने उसको वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया, और फिर उसको HIV जैसे रोग ग्रस्त हो के वो वापस आ रही है। वहाँ पुलिस ने कुछ लोगों को, लड़कियों को मुक्त कराया, उन 5 लड़कियों में से वो है, वो लौट रही है। तो ये जो पिता, इसकी मनोदशा क्या होती है कि उस बवंडर में, बवंडर बाहर और भीतर, उस बवंडर में अपनी नाव लेकर वो चला जाता है, निकल जाता है। ये एक कहानी वो। और दूसरी एक कहानी जो इतिहास का वर्तमान, इसी नाम से, ये कहानी आप लोग पढ़िएगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रतीकात्मक लगी ये कहानी। इस कहानी में भी एक ऐसे पिता की कहानी है, एक ऐसे आदमी की जिसके बेटे को मार डाला गया, क्योंकि शक्कर कोठी के मालिक जो गोरे हैं
गोरे की बेटी से इसने प्रेम किया, बेटी ने एक संतान को जन्म दिया, उस संतान को नदी में फेंक दिया गया क्योंकि संतान की आँखों का रंग काला था और उसके शरीर का भी रंग काला था, तो साफ जाहिर है वो इस मजदूर के बेटे की संतान थी। तो शक्कर कोठी के मालिक ने उसकी हत्या करवा दी। तो ये जो पिता है जिसके बेटे की हत्या हो गई और वो बच्ची संतान, पता चला कि संतान बच्ची पैदा हुई थी और उसको नदी के हवाले कर दिया गया। तो बराबर वो नदी के पास जाता है और उसको ऐसा लगता है कि बच्ची छोटी सी कोई नदी से निकल कर आई है और बार बार दादा दादा बुला रही है। तो अपने साथियों को ये बात कहता है, साथी उसकी बात पे विश्वास नहीं करते, कहते हैं गांजा वांजा पीना बंद करो, ये सब नहीं। एक बार वो अपने एक साथी को लेकर जाता है, साथी देखने जाता है और वहाँ जब ये इसको ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ नदी की ओर, मेरी पोती है वहाँ आ रही है करके, वो उधर नदी की ओर जाता है। उसका साथी उसको बेवकूफ़ है, तुम मूर्ख हो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं है कहते हुए चट्टान पर बैठ जाता है। एकाएक इसको लगता है कि किसी ने बुलाया, तो ये पलट कर देखता है तो कहीं कोई नहीं है, लेकिन एकदम से उसको लगता है कि सामने से किसी ने बुलाया। तो ये जो इतिहास का वर्तमान है, मुझे लगता है कि इसको प्रतीकात्मक लेना चाहिए कि हमारी चेतना में इतिहास हमेशा वर्तमान बनकर विद्यमान रहता है। और एक कहानी मुझे लगा कि अनंत जी को बाकी गिरमिटिया और ये सब आप उससे हटा दें, एक कहानीकार के रूप में देखें तो बेहतरीन कहानी मिस्ट्री एंड सस्पेंस, रहस्य और रोमांच की। उस कहानी में, कहानी का शीर्षक है बारिश उस रात भी हो रही थी। बारिश उस रात भी हो रही थी और उस कहानी में एक आदमी है, उसकी युवा पत्नी, उसकी एक प्रेमिका भी है, ऐसा पता चलता है। पूरी कहानी का शिल्प, मतलब मैं ऐसे बताकर उस कहानी को बहुत ही सरलीकृत कर रही हूँ। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि उसने कहा था कहानी का सारांश बताइए, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा निर्मम सवाल होगा या निर्देश होगा। किसी से पूछा जाए कि उसने कहा था कहानी का सारांश, क्योंकि आप सारांश बता देंगे लेकिन उसकी जो आत्मा है वो कहीं पीछे रह जाएगी। तो इस कहानी में भी वो शिल्प बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहानी में ये बताया जाता है कि वो अपनी पत्नी की हत्या अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपने पत्नी की हत्या कर चुका है। लगता है शायद गला घोट के उसको मारा। इसका 4 साल का बच्चा है। जब माँ की हत्या हो रही थी, माँ की आवाज़ सुनकर बच्चा जाग गया। बच्चे का नाम विकी है। बच्चा जाग गया तो पिता ने उसको बहला दिया कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुमने सपना देखा होगा। लेकिन बच्चा बराबर अपनी माँ के बारे में पूछ रहा है। पिता बहुत सावधान है, पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखा रहा है, 9 दिन हो गए हैं। ये इसकी माँ भी है, वो बार बार अपनी बहू के बारे में पूछ रही है। लेकिन ये अपनी प्रेमिका से फ़ोन पे बात करता है तो प्रेमिका कहती है कि किसकी बात तुम कर रहे हो, उसको तो हमने 9 दिन पहले ही 50 किलो के वज़न के साथ कुएं में डुबो चुके हैं। उससे हमें पता चलता है कि इन लोगों ने उसको मारा है। लेकिन होता यह है कि इस कहानी के अंत में भयानक बारिश है। उसके पहले भी, और लगता है कि मॉरिशस में बारिश सामान्य बात है, भयानक बारिश है। और उस बारिश के समय में इसका बच्चा गायब है। ये अपने बच्चे को ज़्यादा पसंद नहीं करता है क्योंकि इसको पता नहीं कैसे दिमाग में बैठ गया है कि संतान उसकी नहीं है। तो बच्चा गायब है, तो वो बच्चे को ढूंढ रहा है। तो अपनी प्रेमिका को फ़ोन करता है तो प्रेमिका कहती है अरे बच्चे को ढूंढो, कहीं पुलिस को न बता दे वो। बस इस बिंदु पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो एक रोमांच और रहस्य वाली कहानी जिसमें मानवीय सत्य भी छुपा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभिमन्यु जी ने लगातार अपने सक्रिय संघर्षपूर्ण जीवन में अपने यथार्थ को
अपनी रचनाओं में उतारने की बराबर वो कोशिश की है। बहुत धन्यवाद सर। कोशिश की है और उनको केवल एक गिरमिटिया के पदनाम के साथ या विशेषण के साथ, बल्कि एक संपूर्ण लेखक जैसे हम अपने यहाँ के लोगों को मानते हैं, उस रूप में उनको पढ़ा जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद।